आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताजा हेडलाइंस के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में दिया बड़ा बयान। कहा, बंगाल में टीएमसी ने अपने स्वार्थ के लिए घुसपैठ को बढ़ावा दिया, इसके लिए इकोसिस्टम बनाया जा रहा है। ये राज्य देश और बंगला संस्कृति के लिए खतरा है। शराब घोटाले मामले में 5 दिन की ईडी रिमांड पर पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे चैतन्य बघेल गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम बोले, मोदी शाह ने अपने मालिक को खुश करने के लिए ईडी को भेजा है। हरियाणा के राजसमंद में एक वैन में 3 बच्चों समेत 7 लोग सैलाब में फंसे। करीब 2 घंटे के रेस्क्यू के बाद बचाई गई जान। महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी और एनसीपी शरद पवार विधायकों के समर्थकों के बीच हुई मारपीट मामले में एफआईआर दर्ज। इस मामले में मुंबई पुलिस ने अब तक 2 लोगों को किया गिरफ्तार। वहीं बिहार राष्ट्रीय जनता दल से निकाले गए तेज प्रताप यादव आज नए राजनीतिक दल या संगठन का कर सकते हैं ऐलान। जल्द करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा के डबवाली में राजस्थान नहर में पानी में डूबी बोलेरो से 4 युवकों के शव को निकाला गया। दरअसल पूरा मामला बता दें, जहां जानकारी के अनुसार हरियाणा के सिरसा के उपमंडल डबवाली के गांव कलुआना से पिछले 6 दिनों से लापता 4 युवकों के शव बरामद किए गए हैं। शुक्रवार सुबह राजस्थान नहर में मिली बोलेरो गाड़ी से 4 शव मिल चुके हैं। गाड़ी की लोकेशन ट्रैक किए जाने पर इसका खुलासा हुआ है। गोताखोरों की मदद से नहर में गाड़ी तलाशी गई। गौरतलब है कि उपमंडल के गांव कलुआना से बीती 13 जुलाई की रात 4 युवक बलवीर, राय सिंह, विनोद और रविंद्र, जो गांव कलुआना राजस्थान के गांव गणेशगढ़ जाने के लिए बोलेरो से निकले थे और अगली सुबह से ही इन युवकों के फोन बंद जा रहे थे। परिजन इनकी तलाश कर रहे थे। परिवार वालों ने शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी, जहां परिजनों ने आसपास के क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इससे आकांक्षा हुई कि कार नहर में जा गिरी है। इसके बाद गोताखोरों ने नहर में गाड़ी व युवकों की तलाश कर ली है, जहां तीनों युवकों के शव गाड़ी के अंदर से ही बरामद किए गए और हाइड्रा की मदद से बोलेरो कार को नहर से बाहर निकाला गया। जहां पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है कि यह हादसा है या हत्या। कंपनी के खाते में सिर्फ 1 लाख रुपए होने के बावजूद 58 करोड़ रुपए की जमीन डील करने के मामले में ईडी ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ अभियोजन शिकायत चार्जशीट दाखिल कर दी है। दरअसल वाड्रा के खिलाफ ईडी की ये पहली चार्जशीट है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में ईडी ने वाड्रा पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि ईडी के अनुसार शिकोहापुर गांव में 3.53 एकड़ जमीन खरीदने के लिए वाड्रा ने एक भी पैसे नहीं दिए। बाद में उसका लैंड यूज बदलवाने के बाद डीएलएफ को 58 करोड़ में बेच दिया। वहीं इस मामले में ईडी वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी के 37.34 करोड़ रुपए जब्त कर चुकी है। ईडी की चार्जशीट के अनुसार ओंकेश्वर प्रॉपर्टीज ने हरियाणा सरकार द्वारा लैंड यूज बदलने से इनकार करने के बाद इस जमीन को फरवरी 2008 में 7.5 करोड़ रुपए में बेच दिया। स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी के नाम जमीन की रजिस्ट्री होने के 2 महीने के भीतर इस जमीन का लैंड यूज बदलकर कमर्शियल उपयोग की अनुमति दे दी गई। आपको बताते चले कि लैंड यूज बदलने के बाद रॉबर्ट वाड्रा ने इस जमीन को 58 करोड़ रुपए में डीएलएफ को बेचा था। सामान्य से दिखने वाले इस बिजनेस डील में ईडी ने अदालत के सामने बड़े पैमाने में गड़बड़ी के सबूत पेश किए हैं। अगली खबर हरियाणा के जिंद से है, जहां गुरुवार देर रात बदमाशों ने चाबरी गांव के सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी। मिली जानकारी के अनुसार सरपंच जिंद से बाइक पर घर की तरफ लौट रहा था। रास्ते में बदमाशों ने सरपंच के साथ धक्का मुक्की की और सरपंच की ही लाइसेंस की पिस्तौल छीनकर उसके ही सर में गोली मार दी। इससे सरपंच की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मृतक के शव को जिंद के सिविल अस्पताल में रखवाया गया है। बताते चले कि पुलिस को मृतक के पास ही उसकी लाइसेंसी पिस्तौल भी मिली है। पुलिस को घटना के बारे में सूचना मिली
मिली तो सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। हत्यारों को पकड़ने के लिए नाकेबंदी कर अभी सर्च अभियान चलाया गया है, लेकिन आरोपियों का कुछ अता पता नहीं चल पाया। आपको बताते चले कि फिलहाल मामले में पुलिस की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हरियाणा में 28 से 30 जुलाई तक होने वाला खेल महाकुंभ फिर से टल गया है। दरअसल 26 और 27 जुलाई को सीईटी और 30 और 31 जुलाई को हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा एचटेट के कारण खेल प्रतियोगिता स्थगित करनी पड़ी है। अब यह प्रतियोगिता अगस्त में होगी, जिसकी तिथि जल्द ही तय कर दी जाएगी। बताते चले कि एचटेट के अभ्यर्थियों और खिलाड़ियों को कोई असुविधा ना हो, इसीलिए खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने अधिकारियों को खेल महाकुंभ की तिथि बदलने के निर्देश जारी किए हैं। इससे पहले 11 जुलाई को खेल महाकुंभ शुरू होना था, लेकिन 9 जुलाई को अचानक से आदेश जारी करते हुए प्रतियोगिता स्थगित कर दी गई थी। इसके बाद प्रतियोगिता के शुभारंभ के लिए 28 जुलाई निर्धारित की गई थी, लेकिन फिर से प्रतियोगिता स्थगित होने के कारण खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए कुछ और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। जहां मंत्री गौरव गौतम ने बताया कि पैरा एशियन गेम्स 2022 में पदक जीतने वाले 13 खिलाड़ियों के 19,72,50,000 रुपए और 4 खिलाड़ियों के 12 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। प्रदेश सरकार की ओर से स्वर्ण पदक विजेता को 3 करोड़, रजत पदक विजेता को 1.5 करोड़ और कांस्य पदक विजेता खिलाड़ी को 75 लाख रुपए का अवार्ड दिया जाता है। ये गर्व की बात है कि प्रदेश के खिलाड़ी ओलंपिक, विश्व चैंपियनशिप, एशियन वे, कॉमनवेल्थ जैसी बड़ी प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा पदक जीतकर प्रदेश व देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार खिलाड़ियों के लिए ज्यादा से ज्यादा खेल सुविधा व उनका मनोबल बढ़ाने के लिए कैश अवार्ड मुहैया कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि देश प्रदेश की तरक्की में स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन के लोगों का अहम योगदान होता है। इसी को ध्यान में रखकर खेल नीति बनाई गई है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर पहुंचे, जहां उन्होंने महाभारत थीम पर आधारित अनुभव केंद्र का अवलोकन किया, जहां 225 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का लगभग 80% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर परियोजना की प्रगति की समीक्षा की और बाकी कार्य को जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए। महाभारत अनुभव केंद्र में कुल 5 थीम आधारित केंद्र बनाए जा रहे हैं, जिनमें से 2 केंद्रों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कर चुके हैं। इन केंद्रों में आधुनिक तकनीकों जैसे वर्चुअल रियलिटी और इंटरैक्टिव डिस्प्ले के जरिए महाभारत के दृश्यों और प्रसंगों को जीवंत किया जाएगा। केंद्रों में चक्रव्यूह संरचना, योद्धाओं के ध्वज और तीरंदाजी जैसे सेटअप शामिल हैं, जो पर्यटकों और श्रद्धालुओं को आकर्षित करेंगे। बचे हुए 3 केंद्रों का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और नवंबर 2025 तक पूरे प्रोजेक्ट को आम जनता के लिए खोलने का लक्ष्य रखा गया है। थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसे ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।